अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बताइएगा मुझे। वालेकुम अस्सलाम खदीजा, सुमैया, अक्सा। मैं ठीक हूँ खदीजा, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम आरफा, अक्सा। ओके, ठीक है, थैंक यू सुमैया। आप लोग अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए, जल्दी जल्दी से अटेंडेंस भी मार्क करवा लीजिए। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा उस वक्त तक आप फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवाते जाइए। यस अनसब, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। जल्दी जल्दी से आ जाइए। ओनली 14 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आई नो लेक्चर ख़त्म होता है फ़ौरन से दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, दैट्स वाई हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। इतनी देर में लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट कैसा था, टेस्ट का थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हाउ वाज द टेस्ट? मेरी तरफ से यही फीडबैक है कि जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किया, इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट रिगार्डिंग नर्सिंग एथिक्स ऑन एलएमएस। तो अच्छा टेस्ट था। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनाया था मैंने इसीलिए, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप लोग अच्छे से जो है उसे कर सकें। अच्छा टेस्ट था, बट ऑब्वियसली आगे थोड़ा सा टेस्ट हार्ड होंगे, मेहनत करनी होगी आप लोगों को, अच्छे से प्रिपेयर होना होगा। और जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है मेरे लिए, जो स्टूडेंट्स आई थिंक जस्ट 28 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था टेस्ट। दिस इज़ रॉन्ग। आप सबको टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। यू ऑल नो कि ये ग्रेडिंग होती है इस टेस्ट की भी, ग्रेडेड टेस्ट हैं आपके। सो यू ऑल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है बेटा, सबने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आप लोग फीडबैक दीजिए, आपके लिहाज से कैसा टेस्ट था? किसी का आंसर नहीं आ रहा? अच्छा, फाइनली भतीजा ने आंसर दिया है, अच्छा था। ठीक है, बाकी किसी को कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई बेटा टेस्ट अटेम्प्ट करने में? स्पेशली आई एम आस्किंग बिकॉज़ ऑफ एलएमएस। अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ लें। अच्छा, यहाँ थोड़ा-सा मैं और क्लियर कर दूँ, सब स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट है। यू ऑल 40 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड ऑन एलएमएस रिगार्डिंग नर्सिंग एथिक्स सब्जेक्ट। ठीक है? तो किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इशू है, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसे मैंने इनरोल नहीं किया है। तो अगर किसी के एलएमएस का कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप टाइमली मुझे बताएं। अगर आप डेली बेसिस पे एलएमएस को यूज़ करेंगे तो ही ऑब्वियसली आपको पता लग सकेगा ना कि आप को कोई इशू तो नहीं है, एलएमएस आपका ठीक चल रहा है। मैं ठीक हूँ नीलम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालेकुम अस्सलाम। तो आपको ये इश्यूज़ उसी वक़्त रिज़ॉल्व हो सकेंगे आपके। अगर आप 10-10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप एलएमएस के ऊपर लॉगिन हो रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल एट द टाइम ऑफ टेस्ट लॉगिन हो रहे हैं, उस वक़्त आपके कोई पासवर्ड के इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई भी इश्यूज़ होंगे बेटा, तो ऑब्वियसली वो उस वक़्त रिज़ॉल्व नहीं हो सकेंगे। ठीक है? सो आप सब ये सारे इश्यूज़ जो हैं अपने पहले से रिज़ॉल्व करवाएँ। मैंने उस दिन भी रिस्पॉन्स दिया था, जिस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया उनको इशू हो रहा था, मैंने रिस्पॉन्स दिया था। फिर भी अगर किसी को कोई इशू है रिगार्डिंग एलएमएस, तो आप बेटा टाइमली पूछा करें। ओके अक्सा। अच्छा जी, चलें थोड़ा सा हम, जब तक हमारा लेक्चर अपलोड होता है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट किया था, और क्या हमने पढ़ा था।
जी, क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, सुमैया का कंसर्न है कि टाइम शॉर्ट था। बेटा टाइम देखें, यूजुअली तो एक एमसीक्यूज को 1 minute is more than enough for single MCQ, and I gave you 10 MCQs, and I allotted, I think it was 15 minutes. तो आई नो कि आपको शायद काफ़ी बच्चों को ये कंसर्न था कि सिनेरियो बेस्ड जो है वो, क्या पूछा है दिला ने, उस टेस्ट की मार्कशीट क्या एलएमएस पर होगी? जी बेटा, मैंने उसमें बिल्कुल आपको ओपन रखा था इस चीज़ को कि टेस्ट साथ साथ आपके एमसीक्यूज कितने आप करेक्ट कर रहे हैं, कितने आप रॉन्ग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट एट द एंड ऑफ योर टेस्ट, जैसे ही आपका टेस्ट फिनिश हुआ था उसके साथ ही जो है वो आपको रिजल्ट तो मिल गया था, अवेलेबल हो गया था रिजल्ट। 60% था किसी का 80% था, आपका जितना भी परसेंटेज था वो उसी वक्त आपका रिजल्ट उसके ऊपर शो हो गया था। अच्छा, मैं डिस्कस कर रही थी कि टाइम का इशू। टाइम बेटा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आपको ऑब्वियसली पढ़ना होता है, थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा खुद को। अगर आप टाइमली अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे और टोटली अगर आपका फोकस जो है वो आपके टेस्ट के ऊपर होगा, तो आई थिंक 15 मिनट्स फॉर 10 MCQs आर मोर देन इनफ। बट अभी भी अगर स्टिल आपको ये इशू है, आपको लगता है कि जो टेस्ट है आपका उसमें टाइमिंग का आपको इशू है, टाइम शॉर्ट था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देंगे, ताकि आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए हम थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देंगे उसका। अच्छा, लास्ट मैंने क्वेश्चन किया, मुझे अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? क्या नया टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें क्या पढ़ा था? वालेकुम अस्सलाम फातिमा। यस खतीजा, कोड ऑफ एथिक्स को हमने एंड किया था बिल्कुल। और किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं पता, चले ज़्यादा नहीं, 20-25 स्टूडेंट्स तो मेरी क्लास में ऑनलाइन होते ही हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड कि सिर्फ एक या दो स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ, सब ने भी कोड ऑफ एथिक्स आंसर किया। अच्छा ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स को हमने एंड किया था। आई एम आस्किंग अबाउट कि हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, वो क्या क्या टॉपिक था? टॉपिक का नाम कुछ याद है किसी को? थोड़ा सा हमने उससे रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ी थी, तो ऑब्वियसली जो हम पढ़ चुके हैं मुझे समझ तो आए कि आपको, मुझे ऑनलाइन क्लास में अब यही है कि हम इसी तरह से, मैं आपसे कुछ तो क्विज करूँगी, आप मुझे आंसर देंगे तो ही मुझे पता लगेगा कि हम कितना आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में यही हो रहा होता है कि मैं पढ़ा रही होती हूँ और आप सुन रहे होते हैं। ओके, फाइनली सुमैया का आंसर आया है, डायलेमा। एग्जैक्टली, एथिकल डायलेमास इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस के हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने कोड ऑफ एथिक्स को हमने फिनिश किया था, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एथिकल डायलेमा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया था एथिकल डायलेमा। यस। वालेकुम अस्सलाम अरफा। तो एथिकल डायलेमा में क्या, अब आप बताइए ज़रा, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी? एथिकल डायलेमा को हमने स्टार्ट किया था टॉपिक को। तो एथिकल डायलेमा में हमने क्या क्या पढ़ा था? जो कुछ 3-4 डेफिनेशंस थी और काफ़ी डिटेल में मैंने आपके साथ वो डिस्कस की थी। तो अब ज़रा मुझे बताइए क्या क्या पढ़ा था हमने, और फिर मैं आपसे एक एक करके जो है क्वेश्चंस करूँगी रिगार्डिंग। गुड इवनिंग जेनिफर। आप लोग जल्दी जल्दी से टाइप कीजिए और मुझे आंसर दीजिए क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। मैं ज़रा एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं फॉर आवर लेक्चर। अभी तक लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, मैं देख लूं क्या इशू है, और एक रिमाइंडर भी दे दूं। तब तक आप मुझे टाइप करके ज़रा आंसर दीजिए कि क्या क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है।
ओके जी, स्टूडेंट्स ने बताया कि हमने डायलेमा पढ़ा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी, टाइप्स पढ़ी थी। गुड। अक्सा, खतीजा, सुमैया, याद है आपको? गुड। अदीला ने भी बताया कि हमने डायलेमा की डेफिनेशन पढ़ी थी, एथिकल डायलेमा पढ़ा था, टाइप्स पढ़ी थी। गुड। इट मीन्स के लेक्चर पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। इट्स नाइस फॉर मी। अच्छा, सो सिंपल, आई डोंट नीड डिक्शनरिकल डेफिनेशन, और मुझे बिल्कुल बुकिश चीज़ें नहीं चाहिए। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी अबाउट डायलेमा? सिंपल, व्हाट वाज डायलेमा? क्या पढ़ाया था मैंने आपको? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी अबाउट डायलेमा? बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट किया करें बेटा। देखें, पार्टिसिपेट करने का क्लास में, या फिर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ उसका आप आंसर करते हैं, उसमें बस आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, मतलब लाइक आपको जज नहीं किया जा रहा होता, आपको चेक नहीं किया जा रहा होता, बस सिर्फ ये मकसद होता है कि ऑब्वियसली हम थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमारा उस तरह का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आई जस्ट वांट टू नो कि अगर कहीं फ्लॉज हैं, कहीं लैकिंग्स हैं इन माय टीचिंग, मेरे साथ कोई इस तरह की इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे समझ आ सके कि कहाँ लैकिंग्स हैं और फ्लॉज हैं जिन्हें हमें जो है करेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जज नहीं किया जा रहा होता। आप बिल्कुल मुझे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है आप बताया करें। अच्छा, गुलेलाल आप एब्सेंट थी। डायलेमा इज़ कंफ्यूजिंग टू चूज थिंग्स। अदीला ने आंसर किया है, फातिमा ने आंसर किया है, व्हेन देयर इज़ डिफ़िकल्ट चूजिंग बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है। फातिमा, गुलेलाला, बिल्कुल आप लोग, गुलेलाला आप एब्सेंट थी, फातिमा ने मुझे आंसर दिया है। गुड। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई आपने मुझे बताया। अदीला, और किसी स्टूडेंट को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई? अच्छा, और हमने टाइप्स पढ़ी थी डायलेमा की, वो किस किस को याद है? क्या हमने टाइप्स पढ़ी थी डायलेमा की? अच्छा, सुमैया ने भी आंसर दिया है, कंफ्यूजिंग स्टेट, चूजिंग बिटवीन टू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही था। चलें, अब आप लोग मुझे टाइप्स ऑफ डायलेमा के बारे में आंसर कीजिए। सुंदर शामून का आंसर आया है, डायलेमा इज अबाउट बायस्ड, वी हैव टू चूज बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स व्हेन देयर इज बोथ इक्वली अनडिजायरेबल। अच्छा, चलिए मुबीन का आंसर पहले पढ़ लेते हैं। डिफिकल्ट टू चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। अक्सा का आंसर है, डायलेमा मीन्स एन ऑपोजिट ओपनिंग, राइट, समझ नहीं आ रहा बेटा, फ्रॉम अदर पर्सन एंड डिफिकल्ट टू चूज बेस्ट वन टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायलेमा। टू टाइप्स थी, सुमैया ने आंसर किया है इंटरनल एक्सटर्नल डायलेमा, अदीला ने भी आंसर किया है सेम, और हिरा जुल्फिकार ने भी सेम आंसर किया है। ओके, फाइनली हमारा लेक्चर अपलोड हो गया है, हम कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल ठीक बताया है बेटा कि जो डायलेमा है, डायलेमा का सिंपल मतलब यही है, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, यहाँ एक बच्ची ने आंसर दिया है बायस्ड। नो, बाइसनेस का डायलेमा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। बिकॉज देखिए, बाइसनेस का क्या मतलब होता है, व्हाट डज बेसिकली बाइसनेस मीन? बाइसनेस मीन्स होता है कि आप इंटेंशनली चीज़ों में बाइसनेस कर रहे हैं, इंटेंशनली आप किसी को फेवर दे रहे हैं विच शुड नॉट बी गिवन, तो, और यू आर टेकिंग साइड फॉर एनी डिसीजन। ऐसा नहीं होता। डायलेमा में सिंपल ये है कि आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, यू हैव टू चूज वन, बट अनफॉर्चुनेटली जो आपकी दोनों सिचुएशंस हैं, बोथ आर अनडिजायरेबल, ओके, बट यू हैव टू चूज वन। ऑब्वियसली आपने एक जो है उसे चूज करना ही है। सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिनेरियो। अब उस इसको, इसमें बाइसनेस का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है बेटा? तो अब हम देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी। अच्छा, नेक्स्ट जो था, दैट वाज अबाउट, आपसे मेरा सेकंड जो क्वेश्चन था, दैट वाज अबाउट
एथिकल डायलेमा सेम यही है कि जिस तरह से डायलेमा होता है बेटा, कोई एक सिचुएशन है, उसमें दो अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स आपके पास मौजूद हैं, यू हैव टू चूज वन। और जब ये तमाम सिनेरियो, होल सिनेरियो, इट कम्स अंडर इन एनी एथिकल सिचुएशन वेयर वी हैव टू मेक अ चॉइस अबाउट एनी सिनेरियो दैट इज रिलेटेड टू द एथिक्स। एथिकल टर्म में जब हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सो दैट कम्स अंडर एथिकल डायलेमा। ओके, मैंने आपको एग्जांपल भी डिस्कस की थी फैमिली प्लानिंग, तो छोटा छोटा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। फैमिली प्लानिंग मेथड का आपको बताया था, ट्यूबैक्टमी इज अ फैमिली प्लानिंग मेथड। वन हैंड फैमिली प्लानिंग इज ऑब्वियसली गुड फॉर द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द फैमिली एंड द मदर हेल्थ। ऑन द अदर हैंड, जो स्टॉपिंग चाइल्ड बर्थ, दैट इज अ सिन। सो एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है। ऑब्वियसली अगर मदर की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑब्वियसली वी वांट कि मदर की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो हमारे बेटर होने चाहिए, बट सेकंड हैंड पे हम देखते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज अ सिन। दोनों चीज़ें अनडिजायरेबल है ना हमारे लिए, बट वी हैव टू चूज वन। सो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमारे पास एक क्रिएट हो जाती है। इसके बाद आपको प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन पढ़ाया था, जो किसी को याद नहीं आया। प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन सिंपल, यू आर लायबल। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर लाइबल फॉर एनी थिंग। सो जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं, अब किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, उस प्रोफेशन के लिए जब आप ऑब्लिगेटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर उसके तमाम सिनेरियोज के लिए, वेदर आप उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको आप मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सो यू आर ऑब्लिगेटेड। आपके ऊपर उस जो आपका प्रोफेशन है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जिसके अंदर है कि आपको काम करना होता है, आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं फ्रीडम की, कि इस दिस इज दीज आर द पॉइंट्स, यहाँ तक आपके पास यू हैव फ्रीडम, उससे बाहर जाके आप कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी एथिकल डायलेमा की, जो आपने मुझे बताया। इंटरनल डायलेमा पढ़ा था हमने, एक्सटर्नल डायलेमा पढ़ा था। इंटरनल डायलेमा वाज रिलेटेड टू योर सेल्फ। अब वो सेल्फ कोई भी हो सकता है, वो एक नर्स हो सकती है, एक पेशेंट हो सकता है। आप जो अपनी जो आपका इनर सेल्फ है, उसके साथ जब आपका एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डायलेमा। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी यूथनेजिया की, मर्सी किलिंग की। देखिए, बीइंग अ नर्स, हम ये एक नर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो आपका जो एक डाइंग पेशेंट है उसको भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी ना, बिकॉज ये राइट है हर पेशेंट का टू लिव। पेशेंट एक ह्यूमन बीइंग भी है और हर ह्यूमन बीइंग का राइट है टू लिव। तो वो नर्स का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर पेशेंट ये चाहता है कि उससे यूथनेसिया किया जाए, मर्सी किलिंग को प्रेफर करता है, ही और शी वांट्स टू डाई, तो ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट से रिफ्यूज़ कर सकता है। यहाँ पे ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो देखें, लेकिन दोनों के एक जो नर्स है उसके अपने सेल्फ के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। सेम इसी तरह से आपका पेशेंट है, पेशेंट और पेशेंट का जो सेल्फ है उसके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अब दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग से जो उनके अपने बिलीव्स हैं, बट वी हैव टू चूज वन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमें दो अनडिजायरेबल सिचुएशंस है। पेशेंट के लिए अनडिजायरेबल सिचुएशन है नर्स की, और नर्स के लिए अनडिजायरेबल सिचुएशन है पेशेंट की, बट वी हैव टू मेक वन चॉइस। सो इस किस्म की सिचुएशन में जो डायलेमा या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डायलेमा। एंड एक्सटर्नल डायलेमा जो होता है वो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, और उससे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, इंडिविजुअल के अलावा जो लोग मौजूद होते हैं। अगर हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जब कोई डायलेमा क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायलेमा। इट इन्वॉल्व्स कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हो सकते हैं, पेशेंट के फैमिली मेम्बर और फ्रेंड से रिलेटेड। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी थी कि अगर कोई एक छोटा बच्चा है और वो अगर फेंट कर गया है या फिर वो किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ गया, तो ऑब्वियसली हम उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम उसके सामने ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, बच्चा ही नहीं है, ज़रूरी कोई भी पेशेंट है, उसको अगर CPR देना हो, आप सब प्रैक्टिकली जो है वार्ड में ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, सिनेरियो होती है, तो ऑब्वियसली हम पेशेंट के अटेंडेंट्स को बाहर निकाल देते हैं और उसके सामने उसे CPR हम प्रोवाइड नहीं करते।
ये हमारी पॉलिसी है, तमाम हॉस्पिटल्स की पॉलिसी है। बट अगर पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को ट्रस्ट होगा नर्स के ऊपर तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि वो समटाइम ब्लेम भी कर देते हैं नर्सेस को या डॉक्टर्स को कि उन्होंने हमारे पेशेंट को सही केयर प्रोवाइड नहीं की, इस वजह से हमारा पेशेंट मर गया। बट ये हमारी पॉलिसी है। बट ये एक डायलेमा क्रिएट हो गया बिकॉज जो भी पेशेंट की अटेंडेंट्स है दे ऑब्वियसली वांट कि उन्हें जो है उन्हें अपने पेशेंट के पास रखा जाए, उनका अपना कंसर्न है, हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी है। तो ऑब्वियसली एक एक सिचुएशन हॉस्पिटल के लिए अनडिज़ायरेबल है और एक सिचुएशन जो है पेशेंट के अटेंडेंट के लिए अनडिज़ायरेबल है, बट वी हैव टू चूज वन। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायलेमा। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे, होप सो कि उन्हें भी जो हमने बेस इस लेक्चर की बनाई थी, स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तो उनको होप सो कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे मूव करते हैं। चलिए जी, ethical dilemmas in nursing. Many ethical dilemmas exist in all client specialties in nursing. Nurses need to understand these dilemmas and their processes, anticipate the consequences, and react in such a way that they follow ethical nursing and solve the ethical issues. ठीक है। देखें, नर्सिंग प्रोफेशन वी ऑल नो कि हम किसी भी क्लाइंट स्पेशल, अब हमारा क्लाइंट किसी भी स्पेशलिटी से रिलेटेड है, लाइक हम किसी भी वार्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी स्पेशलिटी के वार्ड में काम कर रहे हैं, यू ऑल नो कि डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं हमारे पास और डेली बेसिस पे वी हैव टू फेस द डायलेमास, वी हैव टू फेस द एथिकल डायलेमा situations, we have to make one choice, one undesirable choice। but nurses को क्या ज़रूरत है, nurses have to be anticipated। उनको मैं आपको बार बार ये बात समझाती हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस की है that nurses has to be very vigilant, nurses have to be anticipate for their patient, whether we discuss about the beneficence, whether we discuss about the veracity, non maleficence, nurses को anticipate होना पड़ता है about the consequences। इसी तरह dilemmas की बात करें, हम ethical dilemmas की बात करें कि nurses के लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि वो डायलेमास और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं उसको अंडरस्टैंड करें, उस डायलेमा को लेके दे शुड बी एंटिसिपेट कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस नर्सिस को, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं, उसके लिए उन्हें एंटिसिपेट होना होगा। एंड जब व्हेन वी कैन एंटिसिपेट एनी सिचुएशन, सो ऑब्वियसली अगर हम किसी सिचुएशन को पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं देन वी विल बी able to resolve that situation वेरी पीसफुली। अगर हम एक चीज़ को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इफ़ वी नो कि ये डायलेमा मुझे नज़र आ रहा है या फिर ये हमारा पेशेंट है, इसकी ये सिचुएशन है, इससे रिलेटेड ये डायलेमा क्रिएट हो सकता है। देखें, अगर मुझे बीइंग अ नर्स पहले से मैंने उस चीज़ को एंटिसिपेट कर लिया होगा, मुझे वो सारा सिनेरियो पहले से माइंड में होगा, तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा कि मैं उस सिनेरियो, उस सिचुएशन के लिए अपने माइंड में क्या क्या सोल्यूशंस जो है वो पहले से सोच के रख सकती हूँ। ऑब्वियसली एट द पॉइंट आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें और अगर आपने पहले से कोई डिसीजन मेकिंग कर रखी है उसमें, इन दोनों चीज़ों में ऑब्वियसली डिफरेंस होता है। इसलिए मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी नर्सेज शुड बी एंटिसिपेटेड। नर्सेस को ज़रूरत है अंडरस्टैंड करें कि डायलेमास की किस किस्म के डायलेमास हमारे जो है हॉस्पिटल में हमें फेस करना पड़ रहे हैं। जब भी आपको कोई इस तरह की चीज़ क्लिक करे तो उसके लिए आप एंटिसिपेट हो जाएं, आप पहले से अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, कि सोचना शुरू कर दें कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस मुझे इसमें फेस करने पड़ सकते हैं, और अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए मेरे पास तो मैं उसके लिए ये ऑल्टरनेटिव पहले से रेडी रखूँ, ये कॉन्सिक्वेंसेस आए तो उसके लिए मैं ये जो सॉल्यूशंस है वो पहले से रेडी करके रखूँ। सो इट विल बी मोर बेटर फॉर मी, इट विल बी बीइंग अ नर्स, इट विल बी मोर बेटर फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। सो वी कैन it will be very easy for us to resolve that dilemma situation at that time। आवाज़ आ रही है सबको मेरी बेटा? और जो कुछ पढ़ा रही हूँ समझ आ रहा है, क्लियर है? मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए।
some of the current ethical issues in nursing areas. Okay, thank you Fatma, Khatija and Hira. Thank you Mariam. Thank you Sana. ओके अब हम वैसे तो देखें, आपसे मैंने कहा कि डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज होते हैं। थैंक यू अक्साइन गुलेलाला। सिनेरियोज होते हैं जो हम डेली बेसिस पर फेस कर रहे होते हैं। मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट कि जो कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जो बहुत ज़्यादा हमें लाइक इंटरेक्शन हमारा उनके साथ होता है, या जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लें कि क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले physician assisted suicide. It is a type of active euthanasia and involves the physician taking an active role in helping to end a patient's life. ये तो सिंपल सिचुएशन है। देखिए, व्हाट इज फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड? दिस इज यूथनेसिया, मीन्स मर्सी किलिंग, and it involves whom? Physician. Physician take an active role in helping to end a patient's life. Though the legal status of physician-assisted suicide remains unclear, American Nurses Association has taken a firm stand on this issue, saying that it is not consistent with the philosophy of nursing based on the principle of normal efficiency. देखिए, सिंपल ये एक सिचुएशन है हमारे पास। हम अभी नो हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट हो सकता है जो एंड स्टेज ऑफ कैंसर हो सकता है, कैंसर की किसी भी एंड स्टेज के ऊपर हो सकता है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो सकता है। ऐसे पेशेंट समटाइम लाइक वी नो कि उनकी बिल्कुल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही होती है, दे कैन नॉट रिकवर फ्रॉम देयर डिजीज़ एवर इन देयर लाइफ। सो पेनफुल भी होता है। इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ कीमोथेरेपी, ऑब्वियसली पेशेंट अगर कीमोथेरेपी पर है, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ अगर उसे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यू ऑल नो उसके साथ इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉमिटिंग, नोजिया, पेशेंट इवन कैन नॉट ईट, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। यू आई मीन आप लोगों ने बिल्कुल पेशेंट्स भी अटेंड किए होंगे। आई पर्सनली अटेंडेड मल्टीपल पेशेंट्स। आई परफॉर्म्ड ड्यूटी इन ऑन्कोलॉजी वार्ड। यस एग्जैक्टली खदीजा, पैलिएटिव और एंड ऑफ लाइफ केयर पेशेंट जो होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, यू आर राइट। उनको पैलिएटिव यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिल रहा हो। तो इस तरह के पेशेंट, अब आप सोचें कि इस तरह की सिचुएशंस के इस तरह की सिचुएशंस में कितना ज़्यादा पेनफुल होता है पेशेंट्स के लिए। सो दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे हमें मर्सी किलिंग की तरफ जाना पड़ता है। बट जो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है, देखिए डिफरेंट जो नर्सिंग एसोसिएशंस है, हमने कोड ऑफ एथिक्स में पढ़े थे, डिफरेंट हमारी नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के डिफरेंट वी नो कि उन सब के अलग अलग कोड ऑफ एथिक्स हैं। इफ़ वी डिस्कस the ethical dilemma situation according to American Nurses Association, so obviously वो ये कहते हैं कि जो mercy killing है, this never ever can become under philosophy of nursing. Obviously we all know that nursing, what is nursing? Nursing is about caring. Nursing is not about intentionally harming anyone. Even we being a nurse cannot intentionally harm anyone, so how we can think even about to kill someone. बट यहाँ फिर हमारे जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं, रिस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट है, राइट ऑफ द पेशेंट है, वो सारे प्रिंसिपल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड जो है वो हमारे यहाँ तो नहीं, बट अब्रॉड कंट्रीज़ में प्रैक्टिस भी किया जाता है। बट बीइंग नर्स एंड नर्सिंग प्रोफेशन की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली नर्सिंग फिलोसफी में अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन जो है इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो नहीं कहते हैं कि ये नॉर्मल एफिकेसी है या फिर किसी नॉर्मल नर्सिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड है राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। पेशेंट्स हैव द राइट टू साइन द एडवांस डायरेक्टिव्स दैट स्पेसिफाई whether to continue the treatment or stop और विड्रॉ द ट्रीटमेंट। ये बिल्कुल जिस तरह से आपको मैंने फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड का बताया, उसमें तो देखें ये होता है बेटा कि पेशेंट को पैलिएटिव केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर
रहे हैं, अब वहाँ पे पेशेंट ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मज़ीद ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। एक तो ये हो जाएगा राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट के वो पेशेंट, और सेकंड ये होता है कि फिजिशियन खुद असिस्ट करता है उस पेशेंट की डेथ में। एक तो ये हो जाएगा कि आपने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रीटमेंट को, तो ऑब्वियसली एडवांस डायरेक्टिव साइन करवाए जाते हैं, डीएनआर साइन होता है पेशेंट का। उसके बाद ये होता है कि अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब होगी तो हम पेशेंट को रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, पेशेंट को हम रिवाइव नहीं करेंगे। दिस कम्स अंडर रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट। अब इसी को थोड़ा सा और हम ब्रॉडर वे में अगर स्टडी करते हैं, सो वी गो टूवर्ड्स द फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। उसमें ये होता है कि इंटेंशनली पेशेंट की जो डेथ होती है, मर्सी किलिंग होती है, उसको पॉसिबल बनाया जाता है। Patient have the right to sign the advance directive that specify whether to continue the treatment or stop or withdraw the treatment। इसमें ये बिल्कुल पेशेंट का राइट है। एडवांस डायरेक्टिव साइन करते हैं पेशेंट या फिर पेशेंट के अटेंडेंट। यस खतीजा, अब आपने ये सीईओ लिखा है, बाकी बच्चों को भी जो है एक्सप्लेन करके बताएं आपने ये कौन सा कोड के बारे में लिखा है, ताकि सब स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में देखें डिफरेंट जो है कोड्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो आप इस चीज़ को सबको क्लियर करें। ठीक है बेटा, एडवांस डायरेक्टिव साइन कर लेते हैं पेशेंट। अब उसमें क्या होता है कि पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रीटमेंट के लिए, आप उस या तो उसकी जो कंटिन्यू ट्रीटमेंट थी वो उसे स्टॉप करवा देता है या फिर विड्रॉ कर देते हैं ट्रीटमेंट, सिंपल। फिर आप उनकी ट्रीटमेंट स्टॉप कर देंगे। वंस द एडवांस डायरेक्टिव आर साइंड बाय द पेशेंट, it is the responsibility of the nurse to remind the doctor that the patient has signed the advance directive and has opted to refuse the advanced treatment or to continue the treatment. Now, what is the responsibility of the nurse here? The responsibility of the nurse is to remind the doctor that patient has refused for the treatment, patient has given in written, he has signed an advance directive and refuse for the treatment. Nurses की simple ये responsibility है, whether we discuss about the physician assisted suicide or here about the refusal of treatment. जी, कंफर्ट केयर ओनली, बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा, ये पैलिएटिव केयर के ही तरह हैं। यस, पैलिएटिव पेशेंट को डीएनआर, डोंट रिससिटेट, और इसके बाद सीओ करते हैं पेशेंट को कंफर्ट केयर ओनली बिफोर। एग्जैक्टली यही फिजिशियन असिस्टेड जो सुसाइड है, बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो है, ऐसी ही सिचुएशन है। पहले पेशेंट जो होता है वो ट्रीटमेंट से रिफ्यूज़ल करता है, दूसरा उसके साथ स्टेप आता है डीएनआर का, फिर हम पेशेंट को रिससिटेट नहीं कर सकते, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली जो हमारा थर्ड स्टेप होता है दैट इज़ द डेथ ऑफ द पेशेंट। सो हम पेशेंट की जो डेथ है बस उसे कंफर्ट हमारा करना मकसद होता है, उसकी डेथ को हमने जो है पीसफुल बनाना होता है। अच्छा, मैं पानी पी लूँ 1 मिनट। क्लियर हो रहे हैं बेटा एथिकल जो हमारे सिनेरियोज हैं? Okay, third one is do not resuscitate, DNR order. In this case, the patient will be informed that there is little hope for recovery from the illness. After consultation with the family members and the patient, the doctor writes the DNR order, which is the do not resuscitate order. देखिए इसमें बड़ी बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास कुछ कार्डियक कोई बहुत ज़्यादा एजेड पेशेंट हैं, उनके साथ कार्डियक इश्यूज हैं, बार बार वो कार्डियक अरेस्ट में जा रहे होते हैं। सो एक तो ओल्ड एज में जाके वी ऑल नो वेदर पेशेंट इज़ मेल और फीमेल, जो हमारी बोन्स होती हैं उसकी डेंसिटी ख़त्म हो चुकी होती है, प्लस उसके अलावा पेशेंट के इतनी ज़्यादा मेडिसिन देने की वजह से इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो चुके होते हैं ना। जिस स्टूडेंट का एक एक्सपीरियंस रहा है पेशेंट को सीपीआर देने का, तो ऑब्वियसली सीपीआर जो है वो पढ़ने में और देखने में इज़ डिफरेंट। पेशेंट के ऊपर उस सीपीआर पे हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ये सिर्फ वही स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन्होंने किसी पेशेंट को सीपीआर दिया है। सो ऑब्वियसली वो पेशेंट के लिए इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवन समटाइम ऐसा भी होता है कि पेशेंट की रिब्स डैमेज हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं। सो ये ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे सिनेरियोज हैं कि जिनमें जब हम
पेशेंट समझ आ जाता है डॉक्टर को कि पेशेंट को हम ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, रिवाइव नहीं कर सकेंगे बार बार, या फिर इस तरह से बार बार पेशेंट को किसी भी तरह से या CPR दे के या फिर मेडिसिन दे के हमने रिससिटेट करना है पेशेंट को, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा, या पेशेंट के लिए हार्मफुल होगा, या उसकी डेथ जो है वो एक तकलीफ दे डेथ हो सकती है उसकी। तो ये सारी सिचुएशन हम पेशेंट के अटेंडेंट को उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, उन्हें बता देते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स या फिर पेशेंट जो है वो DNR के ऑर्डर्स के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। सो ऑब्वियसली फिर उसके बाद हम पेशेंट को रिससिटेट नहीं कर सकते। अच्छा, अक्सा ने कहा है जी, दिस इज डू काइप्रस मैम, आई हैव डन दिस प्रोग्राम एंड ड्यूरिंग। अच्छा अक्सा, मुझे थोड़ी तो समझ आई है बेटा, आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं है। अच्छा BLS लिखा है आपने, ओके, डन BLS प्रोग्राम, आई हैव डन, यस यस, ओके। Now, refusal to treat. This issue arises when the nurse encounters a situation that conflicts with his or her moral beliefs. For example, a nurse has the right to refuse providing treatment, especially if he or she is assigned to treat an HIV infected patient. The nurse can at any time refuse the assignment, but as per nursing ethical principle, a nurse is supposed to provide care for the patient once assigned and treat all patients without any discrimination. अच्छा, अब ये रिफ्यूजल टू ट्रीट जो है ये थोड़ा सा एक पर्सनली नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी हमने रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट जो पढ़ा था वो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। अब ये रिफ्यूजल टू ट्रीट है नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें यह है कि कोई एक पेशेंट है, अगर लाइक HIV पॉजिटिव पेशेंट की मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, नर्स के पास ये राइट है, कोई भी उसकी देखें कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, ही और शी डोंट वांट टू ट्रीट हिम और हर, सो उसे पेशेंट असाइन किया गया है, ये उसका राइट है, वो रिफ्यूज कर सकती है या कर सकता है कि वो उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे। लेकिन बीइंग अ नर्स ये एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लाइंस नहीं करता। दिस इज नॉट कंप्लाइंट विद द एथिकल प्रिंसिपल कि बीइंग अ नर्स आप किसी भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने से मना कर सकें। यू ऑल have to provide care to the patient regardless of their disease, regardless of their economic condition, their status, any type of discriminations. अब आपका शायद यहाँ पे क्वेश्चन होगा, कंसर्न होगा कि मैम ये यहाँ पे लिखने का मकसद ही क्या। देखिए जनरली प्रोफेशन की बात की गई है कि नॉट ओनली, हाँ नहीं समझ आई, मैं समझ गई गुले लाला, मुझे समझ गई थी कि नहीं समझ आएगा, ठीक है। मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि किसी भी प्रोफेशन को ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर जब आप हायर होते हैं किसी भी प्रोफेशन में, यू हैव द राइट कि आप उस आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, JD है आपकी, आपने वो चीज़ें परफॉर्म करनी है। फिर आपके पास राइट होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए इनकार कर सकें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, या मैं ये काम नहीं करना चाहता। लेकिन जब हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात करते हैं, सेम इज़ द केस, अगर हम एज अ प्रोफेशन लेते हैं नर्सिंग को, तो दिस इज़ द राइट ऑफ द नर्स कि अगर जैसे मैं रिलीजन की भी आपको एग्जांपल दे सकती हूँ इसमें, कि अगर कोई एक एग्जांपल है कि एक मुस्लिम नर्स है, ही और शी डोंट वांट टू ट्रीट नॉन मुस्लिम्स, सो ये बीइंग अ ह्यूमन तो उसका राइट हो सकता है जिस तरह से दूसरे प्रोफेशन में हमने। लेकिन जब हम नर्सिंग प्रोफेशन में प्योरली बात करते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो यहाँ आपको ये समझाया जा रहा है कि हम किसी जनरल प्रोफेशन की बात करें तो ठीक है, जब हम उसे नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन लेते हैं तब भी ठीक है, बट व्हेन वी टेक द नर्सिंग एथिकल प्रिंसिपल्स, ऑब्वियसली ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि नर्सिंग किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही है। हमारे कोड ऑफ एथिक्स जो हैं, पहले हम इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स देखते हैं, उसके बाद हमारे अपने कंट्रीज़ के नेशनल कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। उन्हीं कोड ऑफ एथिक्स से हमारे प्रिंसिपल्स बन रहे होते हैं जिनकी बेसिस पर हम अपने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशन, तो शायद आप इनकार कर सके पेशेंट को, बट आपकी बेस किस चीज़ के ऊपर है। आप सबसे पहले व्हेन यू आर अलाउड फॉर डूइंग प्रैक्टिस इन द वार्ड एरिया, यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर योर सेल्फ विद योर कंसर्न, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं आपकी नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडीज़। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स और कोड्स मेड बाय
द रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके साथ भी आप खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं. सो ऑब्वियसली जब you have to follow the ethical principles. So obviously nursing ethical principles की जब हम बात करते हैं, मैं आपको सिर्फ यही यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि being a nurse तो शायद आप इनकार कर सकें कि मैं HIV पेशेंट है या कोई भी ऐसा पेशेंट है उससे मैं ट्रीट नहीं कर सकती. अल्टीमेटली उसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है? You have to give resign simply. बट रिजाइन देने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना बेटा. अगर आप HIV एक पेशेंट है, आप नहीं उसको डील करना चाह रहे, आप कह देते हैं कि जी मैं डील नहीं करना चाहता, दिस इज माय रिजाइन, कोई कुछ नहीं कर सकता. बट नर्सिंग एथिकल प्रिंसिपल्स को जब हम देखते हैं तो नर्सिंग एथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है. यू ऑल हैव टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट रिगार्डलेस एनी डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत नहीं है. अब समझ आ गया गुले लाला? क्लियर हुआ है बेटा? ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे अंदाजा था कि अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होगी इसकी, इसलिए तो आपको समझ आ गया है. तो हम आगे जो है इसको कंटिन्यू करते हैं. गुले लाला, कुछ नर्सेस कोरोना को अटेंड करने से रिफ्यूज करती हैं, इज दिस राइट और नॉट? यस गुले लाला, यही सिनेरियो है, यही सिचुएशन है बेटा कि बीइंग अ प्रोफेशन से भी पहले मैं यूज करूंगी ये वर्ड बीइंग अ ह्यूमन. प्रोटेक्ट करना खुद को, दिस इज योर राइट. ठीक है, ये आपका राइट है. सबसे पहले यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपका राइट है, आप रिफ्यूज कर सकते हैं. बट व्हाट व्हेन यू आर अ नर्स? एंड सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आपकी जो नर्सिंग प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, या आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनके अंडर आप रजिस्टर्ड हैं, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर सकते कोरोना के पेशेंट को अटेंड करने के लिए. ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस चीज़ को इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए कि एक नर्स जो है ही और शी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूमन बीइंग. तो बीइंग अ ह्यूमन जो आपके राइट्स हैं ऑब्वियसली उससे कोई इनकार नहीं कर सकता. जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी, यू नो कि कोरोना के पेशेंट्स हैं, आप उन्हें डील नहीं करना चाहते, सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या डिमांड करेगी? योर रेजिग्नेशन. सो ऑब्वियसली दिस इज़ योर राइट. आपकी अपनी सेफ्टी, आपकी प्रोटेक्शन वो आपका राइट है, आपसे कोई नहीं ले सकता. यू आर अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं, रिजाइन करके आप घर बैठ गए हैं, दिस इज ओके. ठीक है बेटा. सो लेकिन इफ यू आर ऑन योर ड्यूटी एंड ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो योर नर्सिंग एथिकल प्रिंसिपल्स, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने पेशेंट को ट्रीट करना है. ओके, गुड, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये समझ आ गया. हम आगे मूव करते हैं. जेनेटिक रिसर्च. The Human Genome Project is a comprehensive study of the genes that make up the human body. ये हम सबको पता है कि बेसिकली हमारे जो जीनोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उस जो ही हमारी बॉडी का मेकअप बनाते हैं, पूरा जो हमारा मेकअप है होल बॉडी का, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज की जाती हैं अंडर जेनेटिक रिसर्च. क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड, who owns the information and who will have access to the information have already begun to surface. अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या हम एथिकल डायलेमास पढ़ रहे हैं, क्या डायलेमा हमारे पास या एथिकल डायलेमा क्या हमारे पास यहाँ पे अराइज होता है. देखें, ठीक है, विलिंगली कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर्स दैट दिस इज ऑब्वियसली नेसेसरी. रिसर्च किसी भी डिपार्टमेंट में हम ले लें, रिसर्च इज नेसेसरी बिकॉज फॉर द सेक ऑफ आवर लाइफ्स, फॉर बेनिफिट ऑफ आवर सेल्व्स. ऑब्वियसली अगर एक एग्जांपल हम कोरोना की ले लेते हैं, अगर हम इसके ऊपर रिसर्चेज नहीं करेंगे, अगर हम इसकी डिफरेंट वैक्सीन्स बनाकर जो है उसकी प्रैक्टिसेस लाइक उसका प्रैक्टिस का वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग. अगर आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे ऑन ह्यूमन बीइंग, तो आपको क्यों बेटा फातिमा आवाज नहीं आ रही? और किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या? अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें और जल्दी से बताइए. आवाज मरियम को भी नहीं आ रही, क्यों भाई, क्या हो गया? आवाज अब ठीक है बेटा? मुझे आ रही है, गुले लाला को आ रही है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है उसे रिफ्रेश कर लें. ओके, अरफा को भी आ रही है, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं. मिसबा को भी आ रही है. आप लोग बेटा जल्दी से अपना इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश कर लें. ठीक है, अब हमने वैक्सीन बना लेनी है. ठीक है, पेशेंट के ऊपर भी हम चेक कर लेंगे.
किसका बेनिफिट है ये? ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए सब कुछ किया जा रहा है ना। तो हम जो रिसर्चेज़ हैं उसका तो बेनिफिट बिल्कुल अपनी जगह है। अब जो जेनेटिक से रिलेटेड रिसर्चेज़ होती है, देखिए उसमें हम पेशेंट के डीएनएज़ लेते हैं, उससे बहुत सारी डिजीज़ेज़ आपको पता है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चे उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होते हैं। अब देखिए, अब एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके साथ अगर क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर जाके आपको पता है स्टडीज़ की जाती हैं। अब कोई भी एनॉमली होती है, एनॉमली स्कैन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हो सकी हैं? हमें पता ही ना लगता कि कौन सी जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं, हमें पता ही ना लगता कि कौन सी जेनेटिक डिजीज़ में कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी चेंजेस आ रही हैं। जब ये सारी चीज़ें हमें पता ही ना होती, तो हम कभी भी इन सारी चीज़ों के साथ कोप ही ना कर पाते। हम जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ है उसकी तरफ हमारा जो एक रेशो है वो हम ना बढ़ा पाते। तो ये सारी हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली कि रिसर्च, एम्प्लॉय जेनेटिक रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है। बट थोड़ा-सा अब ये कंसर्न्स है कि आप अगर पेशेंट से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कहाँ होगी? किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी? किस-किस का एक्सेस होगा उस इन्फॉर्मेशन तक? तो ऑब्वियसली ये तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है ना, एथिकल डायलेमा आ जाता है। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन हल यही होता है कि हम अपने पेशेंट को क्लियर वो सारी चीज़ें बता दें, जो भी जेनेटिक रिसर्च हमने कंडक्ट करनी है उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन किस पर्पस के लिए हम आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, किस किस को एक्सेस होगा इस इन्फॉर्मेशन का। अगर हम ये सारी चीज़ें अपने जो पेशेंट है उसको क्लियरली बता देंगे, तो ऑब्वियसली इस तरह के डायलेमास यहाँ पे क्रिएट नहीं होंगे। अब आवाज़ आ रही है मेरी? हिरा जुल्फ़िकार, बेटा बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सडन से, किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब ठीक है आवाज़? अब आवाज़ आ रही है? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अब बताइए बेटा। ओके, ठीक है। तो इसमें भी देखिए डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस होती हैं। जनरल वार्ड है तो उसमें एक नर्स कितने पेशेंट्स को डील करेगी, आईसीयू है उसमें डिफरेंट होता है, इमरजेंसी है उसमें डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो नर्स पेशेंट नर्स रेशो क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। और पेशेंट और नर्स रेशो जो होता है वो डिफरेंट वार्ड एरियाज में डिफरेंट होता है। पेशेंट नर्स रेशो इज टू बी established इन अ स्टैंडर्ड वे इन एनी गवर्नमेंट सेटअप। इट शुड बी बट ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। द पेशेंट टू नर्स रेशो एज प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन टीचिंग हॉस्पिटल इज 5:1 and non-teaching hospital is 3:1. However, this is still not implemented in most hospitals. Many hospitals even manage with अनट्रेन्ड स्टाफ। अच्छा, हमारे दूसरा जो यानी आपको इंडियन इंडियन नर्सिंग काउंसिल का मैंने बताया है, बिकॉज यू नो कि ये जो बुक है हमारी इंडियन राइटर की बुक है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है उनके अकॉर्डिंग ये प्रिस्क्रिप्शन है कि जो आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स में उसमें 5:1 का रेशो होना चाहिए, यानी आपकी एक नर्स 5 पेशेंट को डील कर रही हो, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर नॉन टीचिंग हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो तो उसमें 3:1 है, आपकी एक नर्स 3 पेशेंट को डील कर रही हो। खतीजा मोस्टली 1:5। अच्छा चलें, अब आप जल्दी जल्दी से सब वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, अब ये ज़रा शेयर कीजिए मेरे साथ कि आप जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं आप लोग क्या क्या नर्स पेशेंट रेशो जो है उसमें काम कर रहे हैं, ज़रा जल्दी जल्दी से मेरे साथ शेयर कर लीजिए। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो हमें फेस करना पड़ता है इशू, वो ये होता है कि जब हमारे पास नर्सेस कम होती हैं, हमारा पेशेंट नर्स रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। यानी एक
सिंगल नर्स जो है वो बहुत सारे यानी 15-20 इवन you might not believe, but where I was working in army setup, general surgery what I'm talking about, even वहाँ sometime ऐसा भी होता था that a single nurse she was looking after almost 30-40 patients alone. अच्छा मैम, शौकत खानम में 1 स्टाफ 5, अरफा 110, मोस्टली एक्सीड लिमिट 15-3, नौरीन ने बताया। ओटी में होते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा गुले लाला 30:1, यस देखे ना। गजाला 22, 20+ अक्सा। स्माइला क्यों आवाज़ नहीं आ रही बेटा, अपना इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश कीजिए। जी बिल्कुल, देखें आप सब ने भी यही मुझे बताया है, ओटी में होते हैं, एक स्टाफ को एक ओटी दिया जाता है। हिरा जुल्फिकार सही। हाँ बेटा, ये मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि डिफरेंट जो यानी ईआर में है तो वो डिफरेंट होता है, और आईसीयू में है तो वो डिफरेंट होता है। खतीजा अब्दुल्ला, बट नाउ इन गवर्नमेंट नॉट नॉट काउंटेबल। खतीजा नॉट काउंटेबल। सुंदस, आई एम इन ईआर सो देर इज अ मच रेशो। एग्जैक्टली ऐसा ही है अक्सा, sometime 40:1 एग्जैक्टली। दिस वाज द सिचुएशन आई वॉज डिस्कसिंग के। आई वॉज इन आर्मी, तो वहाँ जनरल सर्जरी वार्ड में 60 पेशेंट होते थे। मिनिमम मिनिमम 60 होते थे, 65-70 तक भी पेशेंट हो सकते थे, और उसमें देयर वाज अ सिंगल नर्स असाइन एंड वी वर कैडेट देयर, सो 1 or 2 कैडेट फॉर देयर हेल्प। सो कैन यू इमेजिन द सिचुएशन। सो हमारे कंट्री में तो बहुत ही बुरे हालात हैं। दूसरी हम, अच्छा मिसबा, आई एम रॉन्ग इन कार्डिक आईसीयू इन पीआईसी, पेशेंट सिक देन 1 पेशेंट स्टेबल देन 3 to 4 आईसीयू। अच्छा सुमैया ठीक है। मिसबा, यस मैम, एक स्टाफ को एक ओटी दिया जाता। खतीजा सॉरी काउंटेबल, कोई बात नहीं खतीजा। गुले लाला 1 day 52 पेशेंट है, ये देखे ना एग्जैक्टली ऐसा ही है गुले लाला। मैं यही चीज़ डिस्कस कर रही हूँ। चलिए हम सेकंड आपसे जो पॉइंट डिस्कस करी थी वो ये थी कि जब हमारे पास इतना ख़राब नर्स पेशेंट रेशो होता है तो हम उसका ऑल्टरनेटिव क्या करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स मैनेज कर रहे हैं विद देयर अनट्रेन्ड स्टाफ, यानी आपके पास वो डिप्लोमा होल्डर या फिर डिग्री होल्डर नर्सेज नहीं होते, दे आर नॉट फुल फ्लैज नर्सेज। आपके पास नर्स एड्स होते हैं, उससे आप काम चलाएं। जी वही मैंने जो आपको बताया, वी वर कैडेट देयर, बट यू विल नॉट बिलीव कि वी वर जस्ट इन फर्स्ट ईयर एंड इंडिपेंडेंटली मैडम के साथ जो है, यानी वी कॉल दैम मैडम, सो इंडिपेंडेंटली हम उनके साथ पेशेंट्स को जो है शी असाइन अस डिफरेंट पेशेंट, और हम जो है 50-50 पेशेंट्स की, वी वर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, बट जस्ट ड्यू टू आवर प्रैक्टिस हम पेशेंट्स को आईवी कैनुलेशन कर रहे होते थे। हम 50-50 पेशेंट्स की वी टू कैडेट्स वी usually were doing their medication. So this is the scenario जो हम अपने वार्ड एरियाज में जो है फेस कर रहे होते हैं। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली तो बेटा यही रेशो है जो रिक्वायर्ड है कि जनरल हॉस्पिटल में 1:5 होना चाहिए या मैक्सिमम 1:8 होना चाहिए। आईसीयू में है तो 1:2 होना चाहिए, और ईआर में है तो 1:4 होना चाहिए। बट अनलकीली हमें तो बहुत ज़्यादा, ये जो आपने बताया एग्जैक्टली इतने ही ज़्यादा पेशेंट्स को एक सिंगल नर्स जो है वो हैंडल कर रही होती है। पार्टिसिपेशन इन रिसर्च, अब जो रिसर्च है उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, ये भी एक एथिकल डायलेमा आ सकता है। एथिकल इशू अराइज व्हेन इनोसेंट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क। देयर आर सिचुएशन वेयर इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट विदाउट देयर कंसेंट एंड विदाउट प्रोवाइडिंग क्लियर information on what is being done to them. It is the duty of the nurse to create an awareness about the situation and help them to utilize their rights. अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सिचुएशन होती है। आपको बताया कि रिसर्च में तो ठीक है पार्टिसिपेट करना है, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, बट हमारे पास एथिकल इश्यूज वहाँ राइज हो जाते हैं जब हम स्पेशली चिल्ड्रन या ओल्डर एडल्ट्स को अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, जो एक्सपेरिमेंटल हमारे रिसर्च वर्क होते हैं उसमें उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है इन्वॉल्व करें, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स भी करें, बट उसमें हम उनका कंसेंट तो ले लेते हैं, बट उससे जो कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें आ सकते हैं, जो हार्मफुल चीज़ें, कोई मेडिकेशन है हमने उन्हें एडमिनिस्टर करनी है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं बताते। एंड दिस इज़ रॉन्ग। हमें क्लियरली उन्हें ये सारी चीज़ें पहले से बता देनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि अगर विलिंग है हमारा
जो पेशेंट है फिर भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग है तो हम उसे रिसर्च में पार्टिसिपेट करवाएं, अदरवाइज नहीं। दिस इज़ नेसेसरी कि हम उन्हें क्लियर बता दें कि उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम नर्स का कंसर्न देखते हैं, नर्स की ड्यूटी देखते हैं, तो नर्स की ये ड्यूटी है कि वो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस, अपने पेशेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करे कि वो अगर कोई भी शख्स है, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी टीम है उनके पास आती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके रिसर्च स्टडी में उनको हेल्प आउट करें या कुछ भी इस तरह, तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ नर्स कि वो जब अपने पेशेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस डेवलप करेगी कि दिस इज़ योर राइट, आपको पता होना चाहिए, आपको जिस स्टडी में इन्वॉल्व किया जा रहा है उसमें आपको एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि मेडिसिन की, तो अगर कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जा रही है तो वो कौन सी मेडिसिन है, वो उसके इंडिकेशंस क्या है, आई मीन फॉर विच पर्पस दे आर डूइंग रिसर्च और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस पेशेंट की। क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ राइट ऑफ द पेशेंट। ठीक है बेटा। सो एथिकल डायलेमास को भी हम कंटिन्यू करेंगे। जो अभी 3-4 इश्यूज हमने एथिकल डायलेमा से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिए हैं। इट्स ऑलमोस्ट रिमेनिंग 2.5 मिनट्स। तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमने पढ़ा है, अभी हम डायलेमा पढ़ चुके हैं, एथिकल डायलेमा पढ़ चुके हैं, हमने टाइप्स ऑफ डायलेमा पढ़ा, इंटरनल एक्सटर्नल डायलेमास हमने पढ़ा एग्जांपल्स के साथ, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट एथिकल डायलेमा सिचुएशंस इन नर्सिंग विच वी हैव टू फेस। हम कुछ पढ़ चुके हैं, 2-3 सिनेरियोज मजीद हम डिस्कस करेंगे। और दिस इज योर असाइनमेंट कि सब ने अपने अपने आप वार्ड एरियाज में काम कर रहे हैं, सब ने अपने अपने वार्ड्स में अब तक आप फेस कर चुके हैं या फिर इन 2-3 दिनों में आप फेस करेंगे, तो वो अपने एथिकल डायलेमास जो है वो मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर करने हैं। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट पोस्ट रीडिंग, प्लस आपने एथिकल डायलेमास अपने सिनेरियोज में प्रिपेयर करके लाने हैं ताकि वो हम डिस्कस कर सकें। ठीक है बेटा। और तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे बेटा यही टॉपिक। ठीक है। मंडे को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, तो मंडे को हम करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।